हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे, एक मिनट, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम मेजरमेंट करेंगे किसका, कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मेजरमेंट करेंगे। और इसकी मेजरमेंट की क्या है, यहाँ पे 3 विधियां दे रखी हैं। जो सबसे पहली है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जो दूसरी है वो है परसेंटेज मेथड। और थर्ड है वो है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, देखिए, जो मेजरमेंट होता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो मेजरमेंट क्या है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक है, इकाई से अधिक, ग्रेटर देन 1, या क्या है, लेस देन 1 है। हम इसमें ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है, मांग की लोच है, वो इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है। और इसका मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे 3 विधि दे रखी हैं। जो डॉक्टर मार्शल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये विधियां दी कि टोटल एक्सपेंडिचर के थ्रू भी हम इसका पता लगा सकते हैं, परसेंटेज मेथड के थ्रू भी, या पॉइंट इलास्टिसिटी के थ्रू भी हम इसका पता लगा सकते हैं। किसका, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है, इकाई के बराबर है, इकाई के कम है, या इकाई से ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर को टीई लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, टीई मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, मैंने कल आपको जो डिग्रीज करवाई थी, जिसमें हमने की थी कि पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक या इकाई से कम, तो उसमें हमने टोटल एक्सपेंडिचर का मैंने वहाँ पे जिक्र भी किया था। तो यहाँ पे हम किसके अंदर रिलेशन देखते हैं, प्राइस के अंदर। प्राइस, यहाँ पे हम क्या लेंगे, किसी भी वस्तु का प्राइस लेंगे, और इसका रिलेशन हम किससे देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर से इसका हम रिलेशन देखते। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस का बढ़ना या प्राइस का घटना, और इससे यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है अगर वो नो चेंज रहता है। नो चेंज का मतलब क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे वस्तु का प्राइस बढ़े या घटे, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ऑलवेज इकाई के बराबर होगा, मतलब 1 के बराबर होगा। इकाई के बराबर होगा कब, जब टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी सिचुएशन रहेगी जब प्राइस बढ़ा या प्राइस हमने क्या किया, कम किया, और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ। मतलब देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप between the price and the total expenditure, then there is the elasticity of demand is less than 1। ठीक है, जब क्या रहेगा, किसी भी वस्तु की प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच यदि पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, जब वस्तु की प्राइस बढ़ेगी, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 रहती है। किसके बराबर रहती है, लेस देन 1।
ठीक है जी। इसके बाद देखिए, ऊपर लिख देता हूं मैं एक बार, यदि किसी वस्तु की, यहाँ पे एक बार प्राइस को बढ़ा दो, एक बार प्राइस को कम कर दो, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, यदि इनके बीच नेगेटिव रिलेशन रहता है, नेगेटिव रिलेशन कब रहेगा, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी यहाँ पे वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये आपका, ये बस छोटी सी यही बात समझने की, इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर और कुछ भी नहीं है इस मेथड के अंदर, इसमें यही है, यदि प्राइस बढ़े या घटे लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज ना हो, वो बिल्कुल फिक्स रहे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर रहेगी। यदि तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों के बीच में यदि पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इकाई से कम रहेगी। और यदि इन दोनों के बीच, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच यदि नेगेटिव रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको हम डायग्राम से भी कर सकते हैं, एक बार वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि डायग्राम में कैसे इसका डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम में डायग्राम बनाना नहीं आएगा, लेकिन हमें ये चीजें आनी चाहिए, और यदि आपको ये समझ में आ गया है जो मैंने अभी कराया, तो आप इसका डायग्राम है वो इजी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ कि हमने प्राइस को बढ़ाया, प्राइस को घटाया, और टोटल एक्सपेंडिचर इसके अंदर क्या है, नो चेंज, देन ईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइस को बढ़ाया, प्राइस को कम किया, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस हुआ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, कम हुआ, तो यहाँ पे क्या है, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ गया, देयर इज द नेगेटिव रिलेशन, देन ईडी जो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। एक बार इसको आप यहाँ पे रफली हमने ये बना लिया है, ठीक है, स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम किस टाइप का बनेगा, देखिए यहाँ पे y o x, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं हम प्राइस, ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या करना है कि प्राइस के अंदर कोई भी, मतलब प्राइस बढ़े या घटे, मान के चलिए हमने यहाँ कर लिया, पहले प्राइस P था और P1 हो गया, ठीक है, देन देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो हमने क्या माना कि टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट मान लेते हैं जैसे कि A और ये मान लिया B, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब प्राइस OP है तो हमारा जो यहाँ से बार हम ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इससे आपको क्या शो हो रहा है, हमने ओ एक्स एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर लिया है और ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस। देखिए जब हमारा प्राइस ओपी है तो हम टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, ओटी, ठीक है। प्राइस बढ़ के हमारा कितना हो गया, OP1 हो जाता है, तो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर OT है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ईडी इज इक्वल टू क्या रहेगी, 1, मतलब ए और बी के बीच में किसी भी बिंदु के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इकाई के बराबर है। हम ये कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया भाई प्राइस बढ़े या घटे टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा कोई चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए हमारा ए से बी पॉइंट के ऊपर कहीं भी किसी भी बिंदु के ऊपर हमारी ईडी इज इक्वल टू 1 रहेगी। अब हम दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, प्राइस हमने बढ़ाना है, टोटल एक्सपेंडिचर हमने क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और चलो यहाँ ले लेते हैं, देखिए ये हमारा पॉइंट है P2, ठीक है जी। P2 के ऊपर हमने ये पॉइंट मान लिया, T2 ही मान लेते हैं इसको, ठीक है।
जब हमारा प्राइस P2 है तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया 2। तो ये पॉइंट हमारा हमने मान लिया, ये पॉइंट हमारा है सी पॉइंट के ऊपर क्या है, जब प्राइस OP2 है तो हमने कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं OT2। ठीक है, अब हमने प्राइस को बढ़ाना है, हमने प्राइस कितना बढ़ा दिया P2 से P1। ठीक है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो यदि हम इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो आपको दिख रहा होगा बी पॉइंट से लेके सी तक, बी से सी तक किसी भी बिंदु पर जो ईडी रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, सॉरी लेस देन 1 रहेगी। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से, ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस यहाँ से P2 से P हो गया, हमारा OT2 से OT हो गया, तो यहाँ प्राइस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। यदि हम इसका विपरीत करते हैं, अपोजिट करते हैं, पहले प्राइस OP था, प्राइस हमने किया OP से कितना कर दिया, कम करके OP2 कर दिया, तो हमारा कितना था OT था, हमने यहाँ पे इसको कम करके कितना कर दिया। तो इसका मतलब देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये रहेगा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ मान लीजिए ये हम मान लेते हैं पॉइंट B, ये मान लिया हमने P3। अब देखिए, जब हमारा प्राइस OP3 है, यहां से लेके हमारा प्राइस है OP3, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है OT2। मैं एक बार लिख देता हूं, जब प्राइस हमारा OP3 है तो टोटल एक्सपेंडिचर हम कितना कर रहे हैं OP2। हमने क्या करना है, अब प्राइस को कम कर देना है। ठीक है, प्राइस को हमने कम करके कितना कर दिया OP1 कर दिया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है P1A के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है P1A, या हम बोल सकते हैं OT के बराबर हमारा क्या है टोटल एक्सपेंडिचर। तो देयर इज द नेगेटिव रिलेशन। तो नेगेटिव रिलेशन है अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, तो ED इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारा DABC एक कर्व है जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को शो कर रहा है, जिसमें AB पॉइंट के ऊपर क्या है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, और पॉइंट A से लेके D के बीच हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, और पॉइंट BC के बीच जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये छोटा सा मेजरमेंट था किसका, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सिर्फ आपको बस यही करना है कि किसी भी वस्तु की प्राइस और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर जो उस पर हम कुल खर्च कर रहे हैं उसके रिलेशनशिप को हमें देखना आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो आपका बिल्कुल इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। और इसका क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई वो बोलेंगे कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी। तो मैंने आपको बताया प्राइस बढ़े या घटे, अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना हो तो देयर इज द इकाई के बराबर हमारी क्या रहेगी, मांग की लोच रहेगी। ठीक है, दूसरी जो विधि है वो रहेगी हमारी प्रतिशत विधि, या हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। ठीक है जी, परसेंटेज मेथड रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और देयर इज द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मैंने आपको पहले ही बताया है क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और इसके अपोजिट में हम लिखेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन को यदि हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन ऐसे कैसे रखेंगे। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मांग में परिवर्तन, और यदि इसमें हम क्या करते हैं प्रारंभिक मांग
प्रारंभिक मांग, और यदि हम इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा, तो इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं माइनस बराबर, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, कीमत में परिवर्तन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक कीमत, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। इसको यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मांग में परिवर्तन क्या होगा, हम एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो मांग है वो हम प्रारंभिक मतलब नई मांग, ठीक है, न्यू, इसको न्यू मान रहे हैं, जो डी है इसको ओल्ड मान रहे हैं, या हम इसको प्रारंभिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा डी हमारा क्या रहेगा, चेंज इन डिमांड, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, ऐसे ही हमारा पी का है, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, P1 न्यू प्राइस, P ओल्ड प्राइस, और डेल्टा P चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये कुछ है इसके अंदर, आप ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मांग में परिवर्तन हम करेंगे, तो हम क्या करते हैं, नई में से पुरानी घटाएंगे तभी परिवर्तन होता है। तो हम क्या करेंगे, D1 माइनस डी अपॉन के, हमने प्रारंभिक मांग हमारी डी है, इसको ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, सॉरी डी की जगह हम क्यू ले रहे हैं, ठीक है, डिमांड की जगह हम क्यू ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं ना, क्योंकि मांग की। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्यू, इसको क्यू कर दीजिए आप, इसको भी क्यू कर दीजिए, इसको भी क्यू कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Q1 माइनस के क्यू अपॉन के, हमारी प्रारंभिक मांग क्यू है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 माइनस P अपॉन के P इंटू में 100, और यहाँ पे माइनस का निशान, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा क्या आ जाएगा, अब जब हम Q1 माइनस क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन के क्या करेंगे हम, क्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डेल्टा P अपॉन के P, या फिर माइनस का निशान लगाइए, ठीक है, और डेल्टा P हो गया, और इनटू में क्या हो गया 100 से 100 काट दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया डेल्टा Q अपॉन के Q, और यहाँ पे भाग डेल्टा P अपॉन के P, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका डेल्टा Q अपॉन के Q, मल्टीप्लाई करेंगे तो P ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा डेल्टा P, ठीक है। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा Q अपॉन के डेल्टा P और मल्टीप्लाई बाय P अपॉन के Q। तो ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, किसी भी वस्तु की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला आ गया है। वो क्या फॉर्मूला है हमारा, माइनस डेल्टा Q अपॉन के डेल्टा P, और यदि हम इसको P अपॉन के Q से निकाल देते हैं तो ये हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवा के दिखाऊंगा क्या क्या न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। परसेंटेज मेथड ही हमारी विधि रहेगी, और परसेंटेज मेथड में हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब निकालते हैं तो माइनस का यहाँ पे साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, जो डेफिनेशन है हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में हम क्या करेंगे, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, मांग में परिवर्तन देखेंगे कि चेंज इन डिमांड कितना है, अपॉन में जो पुरानी डिमांड है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये हमारा क्या रहेगा, Q1 हमारी क्या है, नई डिमांड है, पुरानी डिमांड हमारी Q है। अगर हम नई में से यदि पुरानी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और चेंज क्या है, डेल्टा Q। तो डेल्टा Q आ गया, अपॉन में Q हो गया, 100 से 100 आप यहाँ भी काट सकते हो, ठीक है, कहीं भी काट दो कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन के P, यदि हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, और ये हमारा क्या है, एट लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। मेन हमें यही फॉर्मूला आना चाहिए
कि माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन के क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, Q1 में से यदि Q निकाल देते हैं तो हमें डेल्टा Q मिल जाता है, और यदि हम P1 में से P को माइनस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, डेल्टा P। तो ये क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में एक और विधि रहती है आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे बिंदु लोच विधि भी कहा जाता है। ठीक है, पूरी करा देता हूँ एक बार। देखिए आपकी जो लास्ट विधि है वो है बिंदु लोच विधि, या जिसको हम बोलेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है पॉइंट इलास्टिसिटी। देखिए वो हमने क्या निकाला, जब हमारे पास कुछ डेटा होता है तभी हम परसेंटेज मेथड का यूज कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि इस पॉइंट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, सॉरी, जैसे ये है y(o(x) और ये एक लाइन है, और मैं आपको बोलता हूं कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है। ठीक है, या मैं आपको बोल दूं कि पॉइंट बी के ऊपर बताइए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, या पॉइंट सी पे बताइए, या पॉइंट क्या है डी पे बता दीजिए, या पॉइंट ई पे बताइए। तो किसी भी रेखा पर जो कभी भी हमें जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम बिंदु लोच विधि से निकालते हैं। ठीक है, और बिंदु लोच विधि में क्या होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली जाती है तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट भाग कर देते हैं अपर सेगमेंट। क्या करते हैं, जो उसका निचला भाग होता है, बिंदु से नीचे का भाग, उसको डिवाइड कर देते हैं ऊपर के भाग से, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट, एक बार ए पे देख लेते हैं। अगर पॉइंट ए के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखें, ए पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या रहेगी, इस बिंदु के नीचे का भाग, इस बिंदु के नीचे का भाग कितना है, ए ई, और ऊपर का भाग क्या है, ए डी। आ रहा है समझ, लोअर सेगमेंट ये हो गया, लोअर सेगमेंट ए ई, और अपर सेगमेंट हो गया ए से लेके डी तक। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर है, इकाई के बराबर है। ठीक है, यदि हम पॉइंट सी के ऊपर देखें, तो सी के ऊपर देखेंगे तो सी ई अपॉन के हमारा क्या है, सी डी। तो आप देखेंगे कि ये भाग ज्यादा है, ये भाग कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक है। यदि हम पॉइंट बी के ऊपर बात करें तो लोअर सेगमेंट हमारा क्या रहेगा, बी ई, भाग करेंगे किससे, बी डी से, तो यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या रहेगी, इकाई से कम रहेगी। ठीक है, अब पॉइंट डी के ऊपर देख लेते हैं। पॉइंट जब डी के ऊपर निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो नीचे का सेगमेंट तो हमारा हो गया डी, और ऊपर का सेगमेंट है ही नहीं, जीरो। जब किसी भी चीज को जीरो से भाग कर देते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी के बराबर आ जाती है। ठीक है, अगर पॉइंट ई के ऊपर बात करें, पॉइंट ई के ऊपर निकालना हो, ई डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट ई के नीचे का भाग तो है जीरो, ऊपर का भाग है ई डी, तो इसका मतलब जीरो, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो रहेगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो के बराबर है, यहाँ इकाई से कम है, बीच में इकाई के बराबर है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, और डी के ऊपर क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा एक ये टाइप है, विधि है इसकी, कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की किसी भी एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर जब हम किसी भी बिंदु का निकालना चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और यदि अब अगर देखा जाए इसके अंदर, यदि अगर ये सीधी रेखा ना हो तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर यदि सीधी रेखा ना हो, एक कर्व टाइप हो,
तो हम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए एक बार। मान के चलिए ये एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर मैंने बोल दिया इस पॉइंट के ऊपर आप बताइए, या मैं बोलूँगा कि पॉइंट बी के ऊपर आप बताइए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी। तो यदि मैं ए पॉइंट के ऊपर निकालूंगा तो हमें एक रेखा टेंजेंट मतलब खींचनी पड़ती है इसके ऊपर, जैसे कि ये खींच दी मैंने, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे एम मान लिया, यहाँ पे एन, तो अब वैसे ही कर लो आप। पॉइंट ए के ऊपर ई डी कैसे निकलेगी भाई, लोअर सेगमेंट अब बन गया इसका ई एन, ठीक है। ऊपर का सेगमेंट हमारा सॉरी ई एन नहीं, हमारा बन गया ए एन, ए से लेके एन तक, और अपर सेगमेंट हमारा क्या हो गया ए एम। ए एन और ए एम बराबर है तो हमारे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि मैं बी पॉइंट के ऊपर बोलूँ तो बी पॉइंट के ऊपर भी मैं एक मेरे को खींचनी पड़ेगी रेखा, इसको लंबा करेंगे, ठीक है। इसकी जब हम खींचेंगे टेंजेंट तो ऐसे इससे मिलाते हुए हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया N1, इस पॉइंट को हमने मान लिया M1, तो पॉइंट बी के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो हमारा लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा BN1 और हमारा अपर सेगमेंट क्या रहेगा BM1। आपको ध्यान से दिख रहा होगा BN1 ज्यादा है और ये कम है। जब ऊपर वाला ज्यादा हो नीचे वाला कम हो तो हमेशा वो प्लस मतलब 1 से ज्यादा ही आएगी, तो यहाँ पे ED इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेन 3 विधियां थी किसकी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे मेजर करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको तीनों विधियां करवा दी हैं। पहली थी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरी थी परसेंटेज मेथड और तीसरी थी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यही आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर था वो लगभग आपका पूरा हो चुका है और यही मेन इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। सुनिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, 1 मिनट। कुछ जो परसेंटेज मेथड के थे उसके मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो देखिए आप एक बार। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि जब पेन की कीमत 10 रुपए थी उससे कम होकर कितनी हो जाती है, 5 रुपए। लेकिन ऐसा होने पर क्या होगा, देखो प्राइस जब कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी, तो उससे मांग बढ़कर 50 से कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। तो मांग की कीमत रोज पता करें प्रतिशत विधि द्वारा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे P क्या है, P1 कितना है और डेल्टा P कितना हो गया, और यहाँ पे हम देखेंगे क्वांटिटी कितनी थी और नई डिमांड कितनी है, और हम देखेंगे कि डेल्टा Q कितना है। ये हमें क्वेश्चन में दिए होने चाहिए तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया पेन की कीमत 10 रुपए से कम होकर 5 हो जाती है, मतलब पहले पेन की कीमत प्रारंभिक कीमत 10 थी, अब कितनी होगी, 5। तो जब हम निकालते हैं तो P1 माइनस P करते हैं, डेल्टा P निकालेंगे तो P1 कितना है हमारा 5 और P कितना है 10, तो इसका मतलब जो डेल्टा P है वो हमारा कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मांग बढ़कर 50 से 100 हो जाती है, पहले मांग कितनी थी, पहले थी 50, अब कितनी डिमांड कितनी होगी, 100। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं कि जो हमारा Q1 है उसमें से हम क्या निकालेंगे, Q माइनस कर देंगे। तो हम कितना था, पहले हमारी कितनी थी डिमांड, नहीं अब 100, पहले कितनी थी 50, तो हमारा डेल्टा Q कितना आ जाएगा, डेल्टा Q आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो ये था कि माइनस का साइन, और यहाँ पे हमने क्या किया था, डेल्टा Q अपॉन के डेल्टा P और इनटू में P अपॉन के Q। तो इसको ऐसे कैसे पुट कर दीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन, डेल्टा Q हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए डेल्टा Q हमारा है 50, तो हमने यहाँ 50 पुट कर दिया। डेल्टा P हमने कितना निकाला, -5, यहाँ पे हमने -5 कर दिया। P कितना है हमारे पास 10, Q कितना है हमारे पास 50, ठीक है। तो माइनस से माइनस का साइन गया, 50 से 50 गया, 5 से 2 गया, तो ED हमारी आ गई कितनी, 2 के बराबर, और 2 का बराबर मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इकाई से अधिक रहेगी, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखिए जब किसी भी वस्तु की कीमत 10 रुपए से कम होकर 5 रुपए हो जाती है, तो पहले हमारी कीमत कितनी थी, 10 रुपए, नई कीमत कितनी होगी, 5 रुपए। तो हम चेंज कितना हुआ है कि पहले नई थी 10, सॉरी नई है 5, पुरानी है 10, तो इसका मतलब -5 का यहाँ पे क्या है हमारे पास चेंज हो गया है, ठीक है। तो मांग बढ़कर 50 से 100 हो जाती है। पहले हमारे पास मांग कितनी थी, 50 रुपए, नई मांग कितनी होगी, 100 रुपए। अगर डेल्टा Q हम देखेंगे, चेंज देखेंगे,
तो 50 रुपए का हमारे पास क्या है यहाँ पे चेंज आ जाता है, मतलब 50 क्वांटिटीज का हमारे पास यहाँ पे क्या है चेंज आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपने मैंने बताया था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन के क्यू, माइनस का साइन यहाँ पे जरूर याद रखिएगा वरना आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा क्यू की जगह 50 लिया, डेल्टा पी -5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन के 50, ऐसे हम निकालेंगे तो क्वेश्चन हमारा आराम से आंसर आ जाएगा कि जो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 2 के बराबर है, जो कि क्या इकाई से अधिक है। ठीक है, तो ये कुछ आज मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने आपको मेजरमेंट करना सिखाया है। ठीक है मेरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल इजी तरीके से इकोनॉमिक्स को आप सबको समझाया जाए। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।